अजीज तलबा, मेरा आज का मौजू कहानी नवीसी पर मबनी है। कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना, कहानी लिखने का फन। कहानी हम बचपन से कहीं ना कहीं सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और इंसान की फितरत में है कि वो मुख्तलिफ तरह की कहानियाँ कहीं घड़ता है, कहीं सुनता है और कहीं पढ़ता है। कहा जा सकता है कि इंसान ने जब से बोलना सीखा तो कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया। मौजूदा ज़माने तक, कदीम ज़माने से कहानी की नौइयत मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल से गुजरी है। जहाँ देखा जाए कि पुरज़माने कदीम में कहानी कैसी थी, तो देवमालाई किस्से कहानियाँ हमें नज़र आते हैं। वहीं हम मौजूदा दौर में देखते हैं तो हकीकी कहानियाँ ज़्यादा मशहूर नज़र आती हैं, यानी उन्हें ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। हम ये भी देखते हैं कि साइंसी तरक्की की वजह से माफ़ौकुल फितरत कहानियाँ भी आज के दौर में मौजूद हैं, लेकिन उनकी नौइयत में फ़र्क आ चुका है, जिसकी वजह से उनमें साइंस से मुतालिका मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन वो माफ़ौकुल फितरत किरदार जो ज़माने कदीम में जिनों, भूतों, परियों और इसी तरह की दीगर अनासिर पर मुश्तमिल थे, देवों पर मुश्तमिल थे, आज वो बदल कर साइंसी किरदारों में तब्दील हो चुके हैं। तो अब हम कहानी नवीसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कहानी के हिस्सों पर। कहानी के 3 हिस्से हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम जब कहानी लिखना शुरू करते हैं तो हम इसे 3 हिस्सों में तरतीब देते हैं। सबसे पहले आगाज़। आगाज़ में हम बात करते हैं किरदारों के तारुफ की, यानी हम जो किरदार अपनी कहानी में रखेंगे, हम आगाज़ में उनका तारुफ कहानी की सूरत में करवाएंगे। इसके अलावा वाक़े का मुकाम और माहौल भी कहानी के आगाज़ में बताया जाता है, जैसे किसी घर का मंजर, किसी घर का वाक़या, कोई गांव, जंगल, शहर, स्कूल वगैरह। इसके अलावा जब माहौल की बात करें तो वक्त और मौसम की तफसील को भी कहानी में ज़रूर शामिल किया जाता है। इसके बाद कहानी का नुक्ता उरूज। नुक्ता उरूज यानी दरमियानी हिस्सा, जिसमें वाक़यात को तरतीब दिया जाता है, उसे तफसील से बयान किया जाता है। जो मसला हो या जो मामला हो, उसको बयान करना ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इसके बगैर कहानी एक सही मोड़ इख्तियार नहीं करती, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर आगाज़ में एक पैराग्राफ लिखा जाएगा तो नुक्ता उरूज के तहत, मतन के तहत हम कम से कम 3 पैराग्राफ इसमें शामिल करेंगे। याद रहे, एक पैराग्राफ कम से कम 5 जुमलों पर मुश्तमिल होगा, तो इसमें हम ये चीज़ शामिल करेंगे। इसके बाद इख्तिताम में हमने कहानी को जो ख़त्म करना है, किसी अखलाकी सबक के साथ, किसी मकसद के साथ ख़त्म करना है। हमने अच्छाई की जानिब रग़बत या बुराई से बचने की तलकीन का एक ऐसा अखलाकी दर्स इसमें शामिल करना है जिससे कहानी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अब आगाज़ में क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले किरदारों का तारुफ। किरदार मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इंसानी किरदारों में बच्चे, वालिदैन, उस्ताद, शागिर्द या इसी तरह दीगर माशरती किरदार लिए जा सकते हैं, जो कि कहानी को मरबूत और मुनज़्ज़म बनाते हैं, जिसकी बदौलत कहानी में एक दिलकशी या जाज़बियत पैदा होती है और कहानी नवीसी का एक ऐसा अमल शुरू होता है जो हमारे लिए इन कारी को पढ़ने पर मजबूर कर देता है। कारी जब किरदारों का तारुफ होगा, किरदार ऐसी दिलचस्प नौइयत के हामिल होंगे, तो लामहला कारी कहानी को पढ़ने की तरफ राग़िब होगा, यानी कहानी के किरदार कहानी की रग़बत का बाइस बनते हैं। फिर वाक़े का मुकाम में आप किसी शहर का नाम भी दे सकते हैं, मुल्क का नाम भी दे सकते हैं, या
उस मुल्क या शहर में मौजूद किसी खास जगह का, फ़र्ज़ करें किसी स्कूल का वाक़या लिखना है तो आप उसे लिख सकते हैं, या किसी ऑफ़िस की कहानी लिखनी है तो उस ऑफ़िस को भी कोई नाम दिया जा सकता है। इसके बाद माहौल की बात की जाए तो माहौल में शामिल होंगे जैसे सुबह का वक्त था, बहुत सुहाना मौसम था, परिंदे चहचहा रहे थे और हर तरफ एक खूबसूरती का सा समा था। ये एक, अगर आप बात करें एक आम किसी माहौल की, या फिर अगर आप देहाती माहौल की बात करते हैं तो आप शारों से बहने वाले पानी के आवाज़, झरना, अब झरने के बहने की आवाज़, इन चीज़ों को भी शामिल करके कहानी को दिलचस्प बना सकते हैं। यानी माहौल की मंजरकशी इसमें अहम हैसियत रखती है। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हम माहौल में यही चीज़ें शामिल करें, हम दिन और रात की मुख्तलिफ मनासिर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी कहानी के माहौल में मंजरकशी अहम हैसियत रखती है। अब इसके बाद कहानी का नुक्ता उरूज। कहानी के नुक्ता उरूज में वाक़यात को तरतीब दिया जाता है। वाक़या किस तरह से गुजरा, कहाँ से शुरू हुआ, उसमें कोई मज़ाहिया किस्सा भी बयान किया जा सकता है, तख़य्युलाती कोई तरतीब भी बयान की जा सकती है। इसमें वाक़े की तफसील दी जाती है और जो मामला दरपेश रहा हो या जो जिस मसले से दो चार हुआ गया हो, हम उसको बयान करते हैं और इसी की बदौलत कहानी में तसलसल बाकी रहता है, कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर इख्तिताम। इख्तिताम में कहानी में हमने या तो इख्तिताम करते हुए कोई ज़रबुल मिसल शामिल कर देनी है, या कोई शेर लिख दिया जाए या मिसरा लिख दिया जाए, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कहानी में कोई अखलाकी दर्स या मकसद ज़रूर शामिल कर लिया जाए। अच्छाई की जानिब रग़बत दिलाई जाए, बुराई से बचने की तलकीन की जाए। तो ये चीज़ें नहीं, अखलाकी और सबक आमोज़ जुमले पर कहानी का इख्तिताम ज़्यादा मौसर साबित होता है। अब कहानी नवीसी के उसूल। कहानी को सबसे पहले कोई नाम या उन्वान देना ज़रूरी है, और कहानी के नाम या उन्वान के सिलसिले में किसी ज़रबुल मिसल का सहारा लिया जा सकता है, या कुछ कोई ऐसे मिसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है जो दी गई कहानी के हस्बे हाल हो। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अगर बात की जाए तो अक्सर पर्चा जात में किसी तस्वीर की शक्ल में कहानी लिखने को दी जाती है। कोई तस्वीर दे दी जाए और उस पर आप कहानी तख्लीक कीजिए, तो उस तस्वीर को जहन में रखते हुए हम कहानी को तरतीब देते हैं और उसी के मुताबिक मुनासिब उन्वान दिया जाता है। इसके बाद कहानी को सीग़े माजी में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कहानी गुजरे हुए ज़माने के किस्से या वाक़यात पर मुश्तमिल होती है, तो सीग़े माजी में कहानी लिखना अहमियत का हामिल है और इसी की बदौलत आप अपनी कहानी को ज़्यादा मुनासिब मौजू बना सकते हैं। हम मुख्तसर कहानी की बात कर रहे हैं, अफसाना जिसे कहा जा सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से याद रखिएगा कि किरदारों की तादाद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब कोई नावल लिखा जाता है तो उसमें किरदार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्से कहानियाँ या वाक़यात बयान किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्तसर कहानी में किरदारों की तादाद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहानी में इस्लाही पहलू मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा मुहावरात और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल मौका महल की मुनासिबत से कीजिए, जो कि कहानी पढ़ने वाले पर अच्छा तासुर छोड़ते हैं। कहानी में अलामाते वक्फ का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ फ़िक्रे, मुख्तलिफ जुमले या मुख्तलिफ जो कह लीजिए मकालमे, उनका मौसर अंदाज में उनकी वजाहत हो पाती है। कहानी में अगर हस्बे हाल चंद मकालमे भी शामिल किए जा सकते हैं।
اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کہانی کو کم از کم آپ 5 پیراگراف میں تقسیم کیجئے. یہ میں امتحانی نقطہ نگاہ سے بات کر رہی ہوں کہ امتحان میں اگر کہانی لکھنے کے لیے آتی ہے تو آپ نے اسے 5 پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا ہے. اور یہ بھی چیز یاد رہے کہ کہانی ایک ہی واقعے یا ایک یا دو کرداروں کے واقعے پر مشتمل ہو. مختلف طرح کے واقعات کہانی میں شامل کر کے کہانی کو آپ زیادہ غیر دلچسپ بنا سکتے ہیں یا وہ مؤثر نہیں رہے گی، اس میں وہ اثر موجود نہیں رہے گا. تو بہتر ہے کہ کہانی ایک ہی واقعے پر مشتمل ہو. اب امتحانی نقطہ نگاہ سے چند اور اہم چیزیں جس کے مطابق کہانی نویسی کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے. سب سے پہلے تخلیقیت. کہانی میں تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی کا عنصر ہونا ضروری ہے، جس کی بدولت کہانی بھرپور تاثر رکھتی ہے. بہترین مثالوں کے ذریعے تصویری خاکے کے عین مطابق موضوع کو چنا جائے، یعنی ایسا موضوع منتخب کیا جائے جو کہ دیے گئے تصویری خاکے سے مطابقت رکھتا ہو. اس کے علاوہ تصویری خاکے میں پوشیدہ حقائق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس خاکے کے مطابق کون سی ایسی حقائق ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی میں موجود ہیں جنہیں ہم اپنی کہانی کا حصہ بنا سکتے ہیں. خیالات، جذبات، احساسات اور تاثرات کے لیے موقع محل کی مناسبت سے الفاظ استعمال کیے جائیں تاکہ کہانی پر اثر ہو سکے. تحریر کے تخیلی مواد میں موضوع سے متعلق مطابقت نہایت ضروری ہے. منظر نگاری کہانی کا اہم حصہ ہے، وہ بھی تخلیقیت کے زمرے میں آتی ہے، جس کی بدولت ہمیں کہانی نگار کی قوت بیان کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف طرح کے مسائل کو، مشکلات کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے لیے تخلیقی حل کس انداز میں تلاش کرتا ہے. بیان کی عمدگی ہی در حقیقت آپ کی کہانی کو مؤثر بناتی ہے. اب اس کے بعد ترتیب پر بات کریں گے. امتحانی نقطہ نگاہ سے ترتیب کو بھی جانچا اور پرکھا جاتا ہے. اسلوب بیان کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جملے اور خیالات، ان میں ربط و تسلسل موجود ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد ایک واقعہ یا ایک جو اگلا بیان آ رہا ہے اس کا دوسرے سے تعلق ضرور ہونا چاہیے. ایک اور بات یاد رہے، کہانی میں ایک بات ایک ہی بار لکھی جائے، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. تذکیر و تانیث اور ہجوں کی غلطیاں بھی، ان سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ ان کی بدولت بھی آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. کہانی میں رموز اوقاف کا خیال رکھنا، علامات وقف کا خیال رکھنا، یعنی ختمہ، وقفہ، واوین، کوسین، سوالیہ نشان وغیرہ، ندائیہ، فجائیہ، ان سب کو مد نظر رکھیں. اور پہلے بھی میں یہ بتا چکی، کہانی کی پیراگراف میں 5 پیراگراف میں تقسیم از حد ضروری ہے. اب متن. تصویر سے مطابقت ضروری ہے. کہانی تحریر کرتے ہوئے متن کا خیال رکھیے. کہانی میں تصویر کا حوالہ نہیں دینا. جیسے اکثر طلبہ کرتے ہیں کہ اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کہیں جا رہا تھا. ایسے آپ نے نہیں لکھنا، یعنی آپ نے تصویر کا حوالہ نہیں دینا. ہاں، تصویر سے مطابقت رکھتے ہوئے واقعے کو ضرور شامل کرنا ہے. جزیات کا بغور جائزہ لیں اور اثرات کو بیان کیجیے، احساسات کو بیان کیجیے. اور اس کے علاوہ حالات، واقعات اور خیالات کے اظہار کے لیے طنزیہ اور مزاحیہ جملہ ضرور شامل کیجیے. یاد رکھیے کہ طنزیہ اور مزاحیہ جملے کا بھی نمبر ہوتا ہے. جزیات نگاری اور احساسات و جذبات کا بھی نمبر 1 نمبر ہوتا ہے. اور کہانی کی تصویر سے مطابقت جزو لازم ہے. اب ہم بات کریں گے ساخت کی، یعنی اسٹرکچر. کہانی کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکی کہ صیغہ ماضی میں لکھا جانا ضروری ہے. کہانی کا پلاٹ مربوط انداز میں ترتیب دیا جائے.
अब मरबूत अंदाज क्या होता है कि एक से दूसरे का ताल्लुक, रब्त मौजूद होना चाहिए। अक्सर तलबा इस सिलसिले में सवाल करते हैं कि हम कहानी को किस अंदाज में लिखें कि मुख्तलिफ ख्यालात आते जाते हैं और हम उन्हें यकजा नहीं कर पाते। तो इस सिलसिले में ये ज़रूर याद रखिए कि आप पहले एक माइंड मैप बना लीजिए, तख़य्युलाती नक्शा बना लीजिए। उस तख़य्युलाती नक्शे को कहानी की से मुतालिक किसी रफ पेज पर या सफ़े के किसी एक कोने में ज़रूर तरतीब दे लीजिए। जिस तरह से अक्सर तलबा क्लाउड मैपिंग के ज़रिए एक तख़य्युलाती नक्शा बना लेते हैं जिसमें कहानी की तमाम जुज़ियात को जमा कर लीजिए और उसके बाद इनको मरबूत अंदाज में तरतीब दे लीजिए। कहानी में हुरूफ़े इस्तदराक का इस्तेमाल भी लाजिम है। ये कहानी की दिलचस्पी को बढ़ाता है। मज़ीद ये कि इसका भी एक नंबर कहानी नवीसी में रखा जाता है। अब हुरूफ़े इस्तदराक कौन से हैं? तो इनकी मैं वजाहत कर दूं। वो हुरूफ जो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, जिन्हें या जिनकी बदौलत जुमले में तजस्सुस पैदा होता है। मगर, अगर, लेकिन, ताहम, चुनांचे वगैरह, क्योंकि और इसी तरह के दीगर अल्फाज होंगे तो उनको आप ज़रूर कहानी में शामिल करेंगे। कहानी के इख्तिताम में अखलाकी नतीजा लाजमी आपने तहरीर करना है। ये पहले भी दोहराया जा चुका। इसकी अहमियत मैं फिर बता रही हूँ कि आप या तो इसे किसी मिसरे पर, किसी कौल पर, किसी कहावत या ज़रबुल मिसल पर ख़त्म कीजिए जिससे आपका बयान मौसर हो जाएगा। अब मैं मुख्तलिफ कहानियों का तज़किरा करूँगी जिसमें आप मुख्तलिफ कह लिया जाए कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे अल्फाज, मुहावरे, ज़रबुल मिसल और आप अशार या उनके मिसरे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कहानी का तासुर ज़्यादा बढ़ जाता है। महंगाई से मुतालिक अगर कोई तस्वीरी कहानी लिखने को दी जाए तो आप इसमें कुछ इस किस्म के मुहावरात शामिल कर सकते हैं, ज़रबुल अमसाल शामिल कर सकते हैं। जैसे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, ढोल का पोल, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के, वगैरह। इसके बाद अगर बात की जाए बद इंतज़ामी की, लोड शेडिंग की, सेहत व सफाई के मसाइल की, तो आप इसमें भी इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो गुज़िश्ता में बताई गई, तस्वीर में बताई गई। इसके अलावा इन सबको मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ और मज़ीद कुछ और जुमले भी इसमें शामिल करूँगी। जैसे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, मंजिलें किसको मिली, उजड़ गई हैं चमन की बहारें, बदबख्ती, बदनज़मी या बेहिसी, ढोल का पोल, अंधेर नगरी चौपट राज, जिंदगी है या कोई तूफान है, ये जिंदगी है खुदाया कि जिंदगी का कफन, कौन इस घर की देखभाल करे, नाकाम हसरतों के अमीन, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के, मौत से किसको रस्तगारी है। महंगाई के अलावा सियासत के मुतालिक या हुक्मरानों के गलत फैसलों से मुतालिक आप कुछ इस तरह के जुमले शामिल कर सकते हैं। मर्दे मुजाहिद है कहाँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, गुफ्तार के गाजी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरा ना खुदा ही मेरा दुश्मन निकला, ढोल का पौल,
पुराने शिकारी नए जाल लाए, इब्लीस के सियासी फर्जंद, वो जो बेचते थे दवाए दिल, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस दर्द का इलाज नहीं तेरे पास भी। इसके बाद निज़ाम की बेहतरी की उम्मीद के लिए आप जो अल्फाज, जो ज़रबुल मिसल या जो मिसरे लिख सकते हैं उनको मैं बयान करूंगी। जब तक सांस तब तक आस, उम्मीदें बाहर रख, मंजिल नहीं आसान, ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा देश मेरी पहचान। दे मुझे इज़्ने मसीहाई दे, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। महज आरज़ुओं से कौमों की तकदीरें नहीं बदलती, मेहनत जिंदा कौमों की है अज़मत की पहचान। इसी तरह इस कहानी में भी खाली हाथ सुनहरे मुस्तकबिल के तलाश की बात यहाँ पर बद इंतज़ामी को जाहिर करती है, जिसमें आप कुछ इस तरह के जुमले इजाफा कर सकते हैं। नाकाम हसरतों के अमीन, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के, अंधेर नगरी चौपट राज, या मंजिलें किसको मिली। ये तस्वीर भी करप्शन की कहानी को बयान कर रही है, और करप्शन से मुतालिका मैं पहले भी आपको इंतज़ामी मसाइल के सिलसिले में मुख्तलिफ उन्वान बता चुकी हूँ, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें गालिब के इस मिसरे को भी बयान कर सकते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, या ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब उर्दू ज़बान और तालीम की नाकदरी के हवाले से अगर कोई आपको कहानी लिखने को मिल जाती है तो आप उसमें जो जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं या मिसरे इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ यूं हैं। गमे अंग्रेज है फसाना मेरा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आधा तीतर आधा बटेर, गुफ्तार के गाजी, सना ख्वान तहजीब मगरिब कहाँ है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, मकदूर हो तो साथ रखूं नौह घर को मैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसके अलावा मजीद कुछ ऐसे मौज़ूआत बयान करूंगी जिनमें इत्तेहाद और यगानगत, जिसके लिए आप लिख सकते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। इसी तरह अगर कुतुब बीनी से मुतालिक कोई कहानी लिखने के लिए आ जाए तो आप ये इसमें उन्वान या जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर, या किताब बेहतरीन दोस्त है। मुख्तसर यह है कि कहानी में आपने किरदारों की मुख्तसर तादाद के साथ आपने कहानी को ना तफसील में बयान करना ना मुख्तसर बयान करना है, जामे लिहाज से एक आपने कहानी लिख देनी है। कौल या शेर पर होना बेहतरीन तासुर बनता है। इसके अलावा इमला की गलतियों से इज्तनाब कीजिए,
محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کیجیے. کہانی میں سادہ اور آسان زبان رکھیے. مزاح کا پہلو لازمی شامل کیجیے. حالات حاضرہ سے کہانی کو اگر آپ مربوط کر دیں گے تو یہ اچھا تاثر چھوڑے گی. اس کے علاوہ انداز بیان دلچسپ اختیار کرتے ہوئے کہانی کو حقیقت سے قریب تر رکھنا زیادہ گہرا اور اچھا تاثر کا باعث بنتا ہے. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا یہ آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.